तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। कल हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो उस लाइव सेशन को लाने का मेरा मकसद था वो आपको डिमोरलाइज करने का नहीं था। वो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप डीपली भी मतलब किसी बुक को अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, तो आपकी पहुंच से बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे थे। ठीक, इजी क्वेश्चन तो सबको आ जाएंगे, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये तय करके घर से जाएंगे एग्ज़ाम देने कि कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके बुक के अराउंड से अगर कैसे भी घुमा के पूछे, वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने वो आपसे पूछा। आज का सेशन मैं इंडियन पॉलिटी का लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री की क्लास नहीं आई थी। तो 1 या 2 क्लासेज अभी इसकी आएंगी, उसके बाद हम उत्तराखंड देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, यहाँ से हम भारतीय संविधान को बेसिक से समझने ले जाएंगे। हम स्टार्टिंग से हम भारतीय संविधान कैसे काम करता है वो देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल्स हैं, इसमें अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या कर रखा है, प्रावधान दिया गया है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। ठीक, अब देखो संविधान को कैसे कैटेगराइज किया है। देखो भाग बना रखे हैं। भाग का मतलब जैसे आप लोग ही हैं, आप लोग जैसे अपनी बुक देखते हैं उसमें अलग अलग भाग होते हैं, भाग के अंदर चैप्टर होते हैं, हर चैप्टर कोई ना कोई इंडिकेशन देता है। तो वैसा ही यहाँ भी हमारा संविधान कुछ आपको बताता है। ठीक है, संविधान कुछ नहीं है, एक दस्तावेज है, एक किताब समझ लीजिए आप, जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिसका हम रेफरेंस लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे संविधान के भाग 1 से। ठीक है, अलग अलग भाग हैं इस संविधान में। ऐसे ही हमारा क्या है, जैसे 22 थे स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा बढ़ गए हैं, अब हम देखते रहेंगे उसको। भाग 1 क्या कहता है, यानी संविधान के भाग 1 में क्या है और कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए भाग 1 का ये मतलब है, इसमें अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब, ठीक है, 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। यानी आपके संविधान में लगभग स्टार्टिंग में तो 395 थे, 395, अब जो है बढ़ के 400 कुछ हो गए हैं, वो छोड़ो। ठीक, उनमें से पहले के 4 आर्टिकल जो हैं भाग 1 में हैं। और जो भाग 1 है उसका जो नाम है, जैसे अगर आप पूछता है भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 का सीधा सीधा मतलब है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अभी समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। देखो, भारतीय संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। ठीक, देखो हर भाग अलग अलग है। कोई भाग नागरिकता के बारे में बताएगा, कोई मूल अधिकारों के बारे में बताएगा। ऐसे ही भाग पहला क्या है, भारतीय संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। यानी भाग 1 है, उसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से 4 तक। और जो भाग 1 का नाम है, जैसे आप यूनिट 1 पढ़ते हैं अपने कॉलेज टाइम पे, यूनिट 1 का कुछ नाम होता है, उसके अंदर चैप्टर होते हैं। ऐसे ही देखो, यूनिट 1 समझ लीजिए भारतीय संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, और उसके अंदर ये वाले क्या है आपके आर्टिकल, और हर आर्टिकल कुछ ना कुछ कहता है। ठीक है, हमने ये देखना है, यानी भारतीय संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र में आप क्या क्या शामिल करेंगे, यानी संघ किसको कहेंगे और उसका जो एरिया होगा संघ राज्य क्षेत्र वो क्या होगा। ठीक है, वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला हमारा आता है आर्टिकल 1, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, नोट, आर्टिकल 1 आता है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, देखिए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है कि संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। यानी जो ये आर्टिकल 1 है भारतीय संविधान का, वो सीधा सीधा बताता है कि संघ का नाम क्या होगा, यानी संघ का नाम प्लस उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, प्लस उसका राज्य क्षेत्र। देखिए अब ये बताता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, यानी आर्टिकल 1 के अंदर क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ का क्या नाम होगा। ठीक है, हमारे देश का जो आप संघ कह रहे हैं उसका नाम क्या होगा और उसके अंदर कौन सा एरिया आप इंक्लूड करेंगे, उसको बताएगा आर्टिकल 1, यानी संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस सेंटेंस को ढंग से सुनना, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, भारत ऑब्लिक इंडिया, ठीक है, क्या होगा, राज्यों का एक संघ। इस शब्द को ध्यान से सुनना, राज्यों का
एक संघ, राज्यों का एक क्या होगा, संघ या राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 1 कह रहा है। यानी अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। पेपर में पूछता है आपसे भारत को आर्टिकल 1 में कैसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन 1 राज्यों का संघ, ऑप्शन 2 राज्यों का समूह, ऑप्शन 3 कुछ इसी टाइप के होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अब देखो जैसे इंडिया का मैप होगा, अलग अलग स्टेट होंगे, ठीक है, यानी क्या है, राज्य क्षेत्र, यानी जो भी बताऊंगा आपको, इन सबको मिला के एक संघ बनेगा। ठीक है, इन सबको मिला के एक संघ बनेगा। यानी भारत क्या है, जो आप इंडिया कहते हो, उसको राज्यों का एक संघ कहा गया है। ठीक है, और इसमें इसका नाम क्या बता रखा है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, MPPCS में एक बार क्या पूछा था, भारतीय संविधान के तहत हमारे देश का नाम क्या है। ऑप्शन था भारत, ऑप्शन था इंडिया, ऑप्शन था हिंदुस्तान, ऑप्शन था 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी आर्टिकल 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया, इसका दोनों नाम है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ये है हमारे देश का नाम, भारत अथवा इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान वगैरह नहीं है। और वो भारत और इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। यानी जो राज्य दिख रहे हैं आपको, इनको मिला के एक संघ बना रखा है, वो आर्टिकल 1 कह रहा है। ठीक है, अब देखो हम ये आर्टिकल 1 ने क्या बताया, एक तो हमारे देश का नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया। दूसरा इसमें शासन प्रणाली कैसी होगी, सिस्टम कैसा होगा, वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, कुछ नहीं, अपने दिमाग में इंडिया का मैप बनाइए, वो दिख रहे हैं आपको राज्य, उस सबको मिला के एक संघ बना दिया। संघ का मतलब जिसको अभी आप केंद्र कहते हैं। ठीक है, यही संघ है। यानी इस संघ की अपनी कोई अलग जमीन नहीं है, इस संघ के अपने कोई अलग नागरिक नहीं है। ये सब मिला के, कहीं देखा आपने केंद्र सरकार की जमीनें कहते हुए, कभी नहीं सुना होगा। इन सब राज्यों को मिला के एक सिस्टम, पूरे एक कलेक्शन जो हो रखा है, उसी को संघ बोला गया है। और उस संघ के क्या है, राज्य हिस्सा है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या कहेगा, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और उसके राज्य क्षेत्र में राज्यों, भारत को राज्यों का क्या कहा गया, एक संघ कहा गया। ठीक है, ये तो क्या था, अनुच्छेद 1 था। और याद रखना अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का एक संघ कहा गया। ठीक, अब देखिए इसका राज्य क्षेत्र कौन सा होगा, यानी इसके राज्य क्षेत्र में कौन से इलाके वर्णित होंगे। ठीक है, जैसे आपने कह तो दिया संघ जो होगा राज्यों का संघ होगा, मतलब जो संघ होगा वो राज्यों के संघ से मिलकर बनेगा। अब संघ का राज्य क्षेत्र क्या होगा, यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या है, देखो ऐसे लिखो, भारत का राज्य क्षेत्र, यानी भारत का राज्य क्षेत्र किस भाग को आप भारत मानेंगे। ठीक है, कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको आप भारत कहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होगा राज्यों का क्षेत्र, क्या क्या होगा, एक राज्यों का क्षेत्र, यानी जो राज्य हैं उनके पास जो क्षेत्र होंगे। ठीक है, राज्यों का क्षेत्र, पहला तो ये है राज्यों का जो क्षेत्र होगा, यानी राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है, कोई भी राज्य है उसका जो क्षेत्र है, राज्यों का राज्य क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा, भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र के अंदर। दूसरा आएगा पहली अनुसूची में जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, मैंने आपको बताया था अनुसूची में, क्या बताया था मैंने, अनुसूचियां बताई थी। और पहली अनुसूची में क्या बताया था, याद करो कि जितने भी संघ राज्य क्षेत्र और जितने भी भारत के राज्य हैं उनके नामों का वर्णन किया गया था। तो पहली अनुसूची के जो यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो भी भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, एक तो राज्यों का क्षेत्र होगा, दूसरा पहली अनुसूची में जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं हमारे, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर होंगे। और कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार अर्जित करती है, अभी ये बताता हूँ। ठीक है, जो क्षेत्र अर्जित किया जाए, जो क्षेत्र अर्जित किया जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे भारत है, अगर भारत कल के दिन किसी इलाके को जीत जाता है, ठीक है, यानी विदेशी क्षेत्र भी हो सकता है, सपोज पाकिस्तान का वही इलाका जो आप जानते हैं उसको अगर कैप्चर कर ले, या जो हमारा भी विवादित इलाका है, चीन के साथ विवाद चल रहा है, वहाँ से कोई इलाका जीत ले और हमारे अंदर आ जाए, तो ऐसा क्षेत्र भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आएगा। यानी भारत का अगर आपसे पूछता है राज्य क्षेत्र किसको आप भारत के राज्य क्षेत्र कहेंगे, तो सीधा सीधा मतलब जितने राज्य दिख रहे हैं उनका राज्य क्षेत्र, हमारे संघ शासित क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जो कल के दिन में कभी फ्यूचर में अर्जित कर लें या गेन कर लें दूसरी जगह से। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, और उस संघ के अंदर क्या होंगे, राज्य होंगे, यूटीज होंगे, और ऐसे क्षेत्र होंगे जो भारत क्या करे, उसको फ्यूचर में अर्जित करे। ये तो क्या था, भारत का मतलब अनुच्छेद 1 संविधान का। ठीक, अब देखो भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है,
भारत क्या है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। और हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, या अनुच्छेद 1 में भारत को क्या वर्णित किया गया है। तो राज्यों का संघ कहना, समूह मत करना, ठीक है, राज्यों का संघ याद रखना, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है जितने भी हम भारत के राज्य हैं, ये कोई आपस में समझौता करके इन्होंने संघ का निर्माण नहीं किया है। यानी जैसे आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे, अमेरिका में क्या था, वहाँ 50 स्टेट थे। इन लोगों ने आपस में एक समझौता किया और कहा कि हम आपस में एक समझौता करके डील करके अपने ऊपर एक संघ रख देते हैं, ठीक। और वहाँ क्या है, इनको ज़्यादा पावर है राज्यों को। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य हैं, किसी समझौते के परिणाम के स्वरूप उन्हें संघ स्थापित नहीं किया, ठीक है। वो भारत के हिस्से हैं, भारत उन सब से मिलकर बना है और वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। यानी भारत का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी आपने डील नहीं कर रखी हम आपस में मिलकर एक संघ बना देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कोई राज्य है, इसको ये नहीं कहेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश ये नहीं कहेगा कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, यूपी ये नहीं कहेगा हम भारत से अलग होना चाहते हैं। यानी भारत अखंड है। इसका सीधा सीधा मतलब है भारत राज्यों का संघ है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जो संघ है वो राज्यों के समझौते से नहीं बना है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है, ठीक है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। ये तो था आर्टिकल 1। तो आर्टिकल आप एक सीधे याद रखना है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, उसमें भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया है। और संघ के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, संघ शासित प्रदेश आएंगे और ऐसे क्षेत्र आएंगे जो हमने अर्जित कर रखे हैं। ये तो आर्टिकल 1 था, ठीक। अब आता है आर्टिकल 2। ये बहुत ध्यान से समझना, आधे लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो गलत गलत भी बोल देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है भारतीय संविधान का, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, ठीक है। ये सीधे सीधे 2 वर्ड लिख रहा हूं, देखो, एक देखो, प्रवेश अथवा स्थापना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, प्रवेश अथवा स्थापना, किसका, नए राज्यों का। यानी भारत के, अगर आपसे पूछता है कि कौन से अनुच्छेद में मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश अथवा उनकी स्थापना की बात कही गई है, आप कहोगे आर्टिकल 2 में, ठीक है। यानी आर्टिकल 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आप इसको समझोगे, देखो, प्रवेश अथवा स्थापना का सीधा सीधा आर्टिकल 2 जो है वो 2 तरीके से डिफाइन करता है। यानी जो संसद है, संसद को ये शक्ति दी गई है, किसको दी गई है, पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारी पावर किसकी होगी, संसद की। आप ये लिख लेना इसके नीचे, संसद। यानी संसद को विधि द्वारा, यानी जो कानून बनाती है, वो अपने अकॉर्डिंग कोई शर्त रख के क्या कर सकती है, किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश दे सकती है और किसी भी राज्य की स्थापना कर सकती है। याद रखना, आर्टिकल 2 के तहत जो शब्द लिखा गया है, प्रवेश अथवा स्थापना, यानी राज्यों का प्रवेश अथवा राज्यों की स्थापना करने की शक्ति किसको है, संसद को है। और किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत, ठीक है। यानी प्रवेश अथवा स्थापना याद रखना, और वो करेगी संसद और अपने शर्तों के अकॉर्डिंग। अब ये आर्टिकल 2 की 2 मीनिंग है, ठीक है। एक तो क्या है, नए राज्यों को संघ में शामिल करना। यानी आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है, या तो नए राज्यों को संघ में शामिल करोगे, अभी बताता हूं, ठीक है। नए राज्यों को संघ में शामिल, ठीक, या तो ये कहोगे। यह आर्टिकल 2 क्या कहेगा, इसके अलावा जो कहता है नए राज्यों को स्थापित करना, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखो, नए राज्य, बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो इसके तहत क्या कहेंगे, स्टेट बनते हैं। मतलब वो ये कह देते हैं कि अनुच्छेद 2 के तहत जैसे आपका यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, वो आर्टिकल 2 से बना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। समझा रहा हूँ, देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे देश में आज़ादी के समय क्या थे, बहुत से इलाके विदेशियों के पास थे। जैसे फ्रांस के पास थे, पड्डुचेरी वाला इलाका हो गया, या फिर गोवा वगैरह, पुर्तगाल वगैरह के पास थे। ये जो विदेशी इलाके थे, भारत सरकार ने इनको अर्जित करना था, यानी अपने अंदर लेना था तो भारत के मतलब मैप के अंदर ही आपको दिखेगा, ठीक है, इधर वगैरह। अब ये जो विदेशी शक्तियों के पास थे, उनको भारत में प्रवेश दिलाना था, ये है वो प्रवेश, ठीक है। यानी भारत में क्या करना था, उसको प्रवेश दिलाना था। तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने का ये अर्थ था कि जैसे हम आज़ाद हुए तो आर्टिकल 2 तो उसी टाइम संविधान बना था। तो जब संविधान बना था तो फ्यूचर में उनको पता था कुछ इलाके जो है भारत सरकार क्या करेगी, अपने में एंट्री देगी। तो इसका यही मतलब है नए राज्यों को संघ में शामिल करना। जैसे फ्रांस के इलाके थे, फ्रांस के पास जो इलाके थे, पुर्तगाल के पास जो इलाके थे, वो मैं बताऊँगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे गोवा वगैरह पुर्तगाल के अंदर था, फ्रांस के अंदर था यमन, माहे वगैरह इलाका, यानी जो पांडिचेरी का
इलाका थे, ठीक है। और दूसरा, नए राज्य को स्थापित करना। नए राज्य को स्थापित करने का क्या मतलब था कि जैसे आपने अंदर शामिल कर दिए, उसके बाद किसी राज्य को राज्य का दर्जा दे दिया, या तो ये हो सकता था, या देखो जैसे सिक्किम है, सिक्किम क्या था, भारत देश का हिस्सा नहीं था, वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश था उस टाइम, ठीक है। उसको भारत में लेके आए, भारत में लेने के बाद उसको क्या कर दिया, एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। यानी ये था नए राज्य को स्थापित करने का मतलब, किसी राज्य को भारत में लाने के बाद उसको राज्य का दर्जा देना। तो जैसे सिक्किम को किया था इनने, ये लिख लेना, 36वां संविधान संशोधन 1975, यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। देखो पहले क्या था, जब 35वां संविधान, दोनों लिख लो, 35वें संविधान संशोधन 1975 के आसपास सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, ठीक। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत उसी सिक्किम को क्या दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या है, किसी राज्य का प्रवेश अथवा स्थापना, और कौन करेगा, संसद करेगा। प्रवेश विदेशी शक्तियों के बाद जो राज्य थे उसको एंट्री देना इंडिया में, उसके अलावा उसको राज्य के रूप में मान्यता देना, यानी स्थापित करना। ये तो था आर्टिकल 2। अब आएगा आर्टिकल 3। थे आर्टिकल 1 और 2। अब आता है आर्टिकल 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो अब ये तो पहले मैं आर्टिकल 1 से 4 तक समझाता हूँ, उसके बाद मैं आगे की जो कहानी समझाऊंगा आप इजीली उसको समझ जाएंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है संविधान का, कि संसद, कौन, याद रखना हमेशा, संसद, ठीक है। यानी सब संसद को ही पावर है। संसद क्या कर सकती है, भारत के अंदर अब जैसे जो इलाके शामिल हो चुके हैं, उसके अलावा नए, उनमें से अब जो शामिल हो चुके हैं उनमें से क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण, ऐसे लिखना, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण, पूरा सेंटेंस लिखना। संसद आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, या जो राज्य ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके क्षेत्र को परिवर्तित, यानी नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमा यानी बाउंड्री में चेंज, बढ़ाए या घटाए, क्षेत्र बढ़ाए घटाए, कुछ भी चेंज करेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ अभी समझाता हूँ। संसद को अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया घटा सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, साथ ही साथ उस राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है, नाम में परिवर्तन, ठीक। देखो अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 3 के तहत किसे नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र तथा सीमा व नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो आप बताओगे संसद। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किस अनुच्छेद में किसी नए राज्य के निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन का उल्लेख किया गया, वहां 2 और 3 देगा, 2 मत लगा के आना। 2 में है राज्यों की स्थापना या राज्यों को प्रवेश, अब वो पूरा संघ बन गया है, अब किसी राज्य का निर्माण हो सकता है, किसी राज्य को क्षेत्र में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 कहेगा। और ये सब कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। अब समझा रहा हूं, देखो नए राज्य का निर्माण का क्या मतलब है, ठीक। ये है आपका सपोज यूपी का इलाका, कौन है, यूपी, ठीक है। अब आप ये कंडीशन मान लो ये 2000 से पहले का यूपी है, ठीक है, यानी ये सन 2000 से पहले का क्या है, यूपी है। अब उत्तराखंड नहीं बना था, ठीक है। देखो नए राज्य का निर्माण, इसमें क्या होगा, कोई राज्य ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसके किसी क्षेत्र को काट के दूसरा राज्य बनाना, या ये हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके किसी क्षेत्र को कंबाइंड करके नए राज्य को बनाना, या एक से अधिक राज्यों के किसी भाग को काट के नए राज्य को बनाना, ठीक है। यानी आर्टिकल 3 के तहत निर्माण जो हो रहा है वो ऑलरेडी, जैसे कोई राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी सीमा, मतलब आप उसके क्षेत्र को हटा रहे हैं या कोई दूसरे राज्य की सीमा को उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को काट के नए राज्य को बना रहे हैं, तो वो है राज्य का निर्माण। जैसे यूपी से इस इलाके को काट के क्या बना दिया गया, उत्तराखंड। यानी किसी राज्य से आप एक क्षेत्र को हटा के एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत। ये किसने किया, संसद ने। और पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, किसी नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कैबिनेट। बेहोश, ढंग से देखना, प्यार से देखना, निर्माण कौन करेगा आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का, वो करेगा पार्लियामेंट, जिसको आप संसद कहते हैं।
क्षेत्र में परिवर्तन, भाई ठीक है, किसी क्षेत्र को बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया। यूपी का कोई क्षेत्र बढ़ा दिया, मतलब दूसरी जगह का इंक्लूड करके, किसी का घटा दिया, कौन कर सकता है? संसद। सीमा में परिवर्तन, बाउंड्री चेंज होती रहती है राज्यों की, विवाद होते हैं कई, तो पार्लियामेंट को लगता है कि विवाद समाधान करना है, इनकी बाउंड्री चेंज कर दो, सीमा। नाम में परिवर्तन, याद ही होगा, अगर आप उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड सुनेंगे तो वो किसने किया? पार्लियामेंट को शक्ति है, ठीक है। तो निर्माण क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, ठीक है। ये है आर्टिकल कौन सा आपका? 3 है। अब देखिए आर्टिकल 3 के तहत तो ये चीज़ें हैं। अब आता है अंतिम आर्टिकल 4, ठीक है। ये ध्यान से देखना, इसको कुछ टफ नहीं है, ठीक। देखो अब आर्टिकल 4, ये कुछ भी नहीं है। आपको आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्य का प्रवेश, स्थापना। 3 क्या है? नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। सब पार्लियामेंट करेगी। एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है, जो आर्टिकल 3 है, अगर उसमें किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, किसमें? आर्टिकल 3 में, यानी किसी राज्य पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, अब राज्य पे ही तो पड़ेगा, ऐसा बिल राष्ट्रपति की सहमति से लाना होगा। यानी अगर पार्लियामेंट उस पर कुछ चेंजेस करती है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, बिल ले आए पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति अगर उसको मंजूरी देता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? जिस राज्य के साथ ऐसी घटना हो रही होगी, अगर उसके कुछ सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में चेंजेस आ रहा हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में वो बिल भेजेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, आपकी सहमति है या नहीं है। राज्य कुछ कहें, सहमति दें न दें, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? उस बिल को जैसे ही वापस आएगा और राज्यों ने कुछ लिखा, एक फॉर्मेलिटी है, बाध्यता नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको कर ही देगा संसद के अकॉर्डिंग, ठीक। राष्ट्रपति समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 4 क्या है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? मैंने आपको अभी पढ़ा तो नहीं रखा, डेमो वीडियो में मैंने पॉलिटी पढ़ा रखा था। आर्टिकल 4 क्या कहता है? जो आर्टिकल 2 में, 3 में जो चेंजेज हो रहे हैं, यानी जो संशोधन हो रहा है। अब संशोधन क्या है? संविधान है, कुछ भी परिवर्तन करो, कुछ उसमें ऐड कर दो, संशोधन, कुछ उससे हटा दो, संशोधन। अब बताओ, पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था, कुछ स्टेट होंगे 26 27 जितने भी थे, उत्तराखंड बन गया तो एक स्टेट और जुड़ गया, यानी 27 हो गया, 28 हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? वो उस स्टेट का नाम, उत्तराखंड का नाम संविधान में लिखना पड़ेगा ना। किस में लिखना पड़ेगा? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची लिखना है तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे, उसमें उत्तराखंड जुड़ गया तो वो संशोधन हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आर्टिकल 4 क्या कहता है? 2 और 3 में आप कोई भी चेंजेस करो, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, आप एक काम करना, मेरी बहुत पहली वीडियो जो यूट्यूब की है, फर्स्ट वीडियो पॉलिटी डेमो लिखा होगा मैंने, वो मैंने बिना माइक के ऐसे ही बना दिया हो, ठीक है। तो उसमें मैंने समझाने की कोशिश की थी, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो अभी आप याद रखिए, अनुच्छेद 367 क्या कहता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, यानी संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो 2 और 3 में अभी ये चेंजेस करेंगे, वो 368 के तहत चेंजेस नहीं माना जाएगा, ये साधारण संशोधन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? साधारण संशोधन, ठीक है। ये मतलब अनुच्छेद 368 के तहत आप इसको संशोधन नहीं मानेंगे, ठीक है। आप इतना ही याद रखिए, बाद में मैं आपको आगे समझा दूंगा जब वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। ये तो था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, देशी राज्यों का एकीकरण आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या समझाऊंगा? देशी राज्यों का एकीकरण। देखो हुआ क्या था, जैसे देशी राज्यों का एकीकरण, ठीक है। हमारे देश में क्या था जब हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है, जब हम लोग आज़ाद हुए तो हुआ क्या था? देखो, सबसे मेन चीज़ आपको ये समझना है। अब 1 से 4 तक तो आप समझ गए, ठीक। मैंने क्या कहा? देश आज़ाद हुआ, देशों में क्या थे? ब्रिटिश भारत भी था। अब हम वहाँ आ रहे हैं, जैसा स्ट्रक्चर आजकल है हमारे देश में, ठीक है, यानी राज्यों का जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है वहाँ पहुँचा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देशी राज्यों का एकीकरण। देखो, जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे उस टाइम क्या थे? एक तो एक ऐसा इलाका था जहाँ जिसको ब्रिटिश भारत बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी एक ऐसा इलाका था स्वतंत्रता से पहले जिसको हम ब्रिटिश भारत बोलते थे। इसका सीधा सीधा मतलब था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर यानी ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन करती थी। और ऐसे इलाके भारत में कितने थे? 9 प्रांत थे। कितने थे? 9 प्रांत थे, ठीक है। यानी 9 प्रांत ऐसे थे जिसको उस टाइम ब्रिटिश भारत कहते। प्रांत का मतलब जैसे अभी राज्य है ना, वैसे समझ लीजिए, जैसे बंगाल, उड़ीसा, असम वगैरह, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब था जहाँ ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। दूसरा एक ऐसा इलाका था पूरे भारत का जिसको बोलते थे देसी रियासत।
क्या बोलते थे, देसी रियासत। यहाँ क्या करते थे, राजा रजवाड़े शासन करते थे, जो राजा महाराजा थे पहले के टाइम पे वो शासन करते थे देसी रियासतों में, ठीक है। और इनका नंबर था 552। ये बहुत ढंग से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये भी पूछता है बहुत बार, जब देसी रियासतों का लगभग संख्या कितनी थी, 552, ठीक है, 552, और 9 प्रांत थे ब्रिटिश भारत में। अब ये क्या कर रहे थे, अब भारत में शामिल करने की प्रोसेस चल रही थी। आपको पता होगा माउंटबेटन योजना में क्या कहा था, मैंने आपको जब पढ़ा था, मैंने कहा माउंटबेटन योजना 1947 ये कह रही थी देसी रियासतों से, चाहे तो आप भारत में शामिल हो जाइए, चाहे तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या चाहे तो आप स्वतंत्र रहिए, ठीक। अब सरदार पटेल जो ने पूरा एकीकरण किया, और एक मेनन साहब थे, माउंटबेटन थे, ये लोग क्या कर रहे थे, राज्यों को भारत संघ में शामिल कर रहे थे, यानी देसी रियासतों को, ठीक है। ये तो शामिल थे ही थे, ये तो ब्रिटिश ने डायरेक्ट दे दिए थे। इनसे कहा गया था या तो आप भारत में रहिए, या पाकिस्तान में जाइए, या स्वतंत्र रहिए। 552 में से 549 तो भारत में शामिल ईजिली हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 राज्य देसी रियासत थे जिनने बहुत नखरे किए थे, इन 3 ने, ठीक है। आपका पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो ये 3 कौन कौन थे। इन 3 देसी रियासतों में ने भारत में शामिल होने में बहुत ज़्यादा क्या किए थे, नखरे किए थे। उनमें एक था जूनागढ़, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, आपसे ये पूछते हैं। दूसरा हैदराबाद, और तीसरा JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने में बहुत ज़्यादा क्या किया था, परेशान किया था। इससे कहा भारत में शामिल हो, कहानी आपको बताऊंगा। कंडीशन क्या थी, शासक यहाँ पे, जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद की जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, ठीक है, मुस्लिम थी। शासक शायद यहाँ पे संभवतः हिंदू था, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। यहाँ क्या था जूनागढ़ देसी रियासत में, जनसंख्या तो थी हिंदू, शासक था मुस्लिम, संभवतः ऐसा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको यही था, ठीक है। अगर करेक्शन करना होगा मैं बता दूंगा। यहाँ राजा था मुस्लिम, जनता थी हिंदू, ठीक है। यहाँ राजा था हिंदू, जनता थी मुस्लिम, मतलब बहुसंख्यक जनता, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर का राजा था हिंदू, जनता तो वही थी मिक्स टाइप की, ठीक है, ज़्यादातर मुस्लिम। अब देखो हैदराबाद शामिल हो नहीं रहा था, इससे किया था पुलिस कार्यवाही के तहत, ठीक है, क्योंकि इनको पता था अगर जनमत संग्रह कराएं, राजा तो हिंदू था, राजा कहता कि मैं शामिल हो जाता हूँ, लेकिन ये मुस्लिम जनता अगर पाकिस्तान के साथ चले जाती है, तो सोचो भारत के मैप में ये हैदराबाद यहाँ था, यहाँ पाकिस्तान था, तो बताओ कैसे हम यहाँ कनेक्टिविटी करते। खुद सोचो, ये हैदराबाद अब यहाँ से जाना पड़ता, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र होकर पाकिस्तान एक गाड़ी लेके जाता, कैसे जाता भारत के अंदर से, ठीक है। तो इसको शामिल किया पुलिस कार्यवाही से। आपसे पूछता है किस देसी रियासत को पुलिस कार्यवाही के तहत भारत में शामिल किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था यहाँ, मतलब स्थिति खराब हो रही थी। तो सरदार पटेल, भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही की, जबरन इसको क्या किया, पुलिस कार्यवाही के तहत भारत संघ में शामिल किया। उस पुलिस कार्यवाही को नाम दिया जाता है ऑपरेशन पोलो। क्या दिया जाता है, ऑपरेशन पोलो, लिख लेना, ठीक है। ऑपरेशन पोलो का संबंध था हैदराबाद देसी रियासत को भारत में शामिल करने से। और आपसे पूछता है किस देसी रियासत को पुलिस कार्यवाही से शामिल किया गया, हैदराबाद, ठीक है, पहला ये। जूनागढ़, शासक था मुस्लिम, चाहता था मैं पाकिस्तान चले जाऊं, जनता थी हिंदू, अब ये चाहते नहीं थे कि हम जन्म वो करें, तो यहाँ क्या करा दिया, फटाक से जनमत संग्रह। क्या करा दिया, जनमत संग्रह, यानी जनता से पूछा गया कि क्या किया जाए। अब बताओ, जनता हिंदू है, रहेंगे तो हिंदू देश में ही, मतलब भारत में ही रहेंगे ना, वो ज़्यादातर बहुसंख्यक जनता तो हिंदू है। एक हिसाब से देखा जाए तो धर्म के हिसाब से ही ये दोनों राष्ट्र विभाजित हुए थे, ठीक है। मुस्लिम को ले, मुस्लिम मतलब पाकिस्तान बन गया था, तो जनमत संग्रह से हिंदू ने कहा हम भारत में शामिल होते हैं, तो ये इजीली जूनागढ़ को जनमत संग्रह से क्या कर दिया, भारत में शामिल। आपसे पूछते हैं किस देसी रियासत को जनमत संग्रह से भारत में शामिल किया गया, आप बताओगे जूनागढ़, ठीक है। बाकी डीप स्टडी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कराऊंगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजा आया था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तो उससे भागते हुए सब, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार से इसके राजा हरि सिंह ने क्या किया, हेल्प मांगी। वो बताऊंगा मैं आपको, हेल्प मांगी तो भारत सरकार ने तुरंत मौके का फायदा उठाते इसको एक विलय पत्र पे साइन करवाने को कहा। यानी विलय पत्र, हम इस आधार पे आपको हेल्प करेंगे कि आप भारत संघ में शामिल होंगे। तो इसने जल्दबाजी में, जो हरि सिंह था, उसने क्या कर दिया, साइन कर दिए। और इस विलय पत्र के द्वारा किसका भारत में मतलब विलय हुआ, जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, विलय पत्र से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ का जनमत संग्रह से, हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस विलय पत्र को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक। ये तो ये था, देखो
देखिए देशी राज्यों का तो एकीकरण हो गया था, ठीक है, यानी भारत का एक स्ट्रक्चर बन गया था उस टाइम पे। अब संविधान लिखा जा रहा था, मूल संविधान था, मैंने बताया आपको 1949 पे जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे जो राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। पुनर्गठन का क्या मतलब था, देखो लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये मांग उठ रही थी कि भारत में जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर गठित हों, मतलब तेलुगु वालों के लिए तमिल, वालों के लिए तमिल, कन्नड़ वालों के लिए कर्नाटक, इस टाइप से, यानी एक भाषा एक राज्य का मांग लंबे समय से चल रही थी कि मतलब भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करें, ठीक है। अब देखो जो मूल संविधान था, यानी जब लागू हुआ था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे क्या था, राज्यों की 4 कैटेगरी थी, ठीक है। ये राज्यों के पुनर्गठन में देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मूल संविधान में राज्यों की कैटेगरी लिखो, मूल संविधान में राज्यों की कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मूल संविधान में राज्यों का वर्गीकरण, ऐसे लिखना, एक लाइन डालना, मूल संविधान में राज्यों का वर्गीकरण, ठीक है। ये मूल संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण था वो 4 भागों में किया गया था, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। इसको क लिख देना यहाँ, ख ग घ, ठीक है। यानी मूल संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण था, अभी बताता हूँ राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत करना। राज्यों का पुनर्गठन देखो, मूल संविधान में 4 भागों में क्या थे, स्टेट थे यानी राज्य थे, ठीक। पहले भाग में कौन थे, यानी क कैटेगरी में कौन थे, ये भी पूछता है उसे, मूल संविधान में कितने भागों में थे, ठीक है, 4 भागों में। पहली कैटेगरी जो क है उसमें कौन था, देखो मैंने जब 1935 का एक्ट पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब क्या प्रावधान थे वो छोड़िए, 1935 के एक्ट में या ये मान के चलिए जहाँ पे डायरेक्ट गवर्नर शासन करता था, ब्रिटिश गवर्नर जिन भागों में शासन करता था, जिन प्रांतों में, वो थे क कैटेगरी के, ठीक है। यानी 1935 के एक्ट में जिस भाग को प्रांत कहा गया या जिस भाग पे डायरेक्ट गवर्नर शासन करता था, उनको रखा गया क कैटेगरी में। इसमें कौन कौन थे, असम, बंगाल, बिहार, ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। बंगाल, बिहार, असम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं, जो अभी यूपी दिख रहा है आपको, वो उसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है। अब देखो भाग क में मूल संविधान में ये राज्य थे, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, एमपी, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, यानी भाग क के राज्य थे, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट कौन यहाँ पे शासन करता था, ब्रिटिश गवर्नर। अब भाग ख में कौन आएंगे, भाग ख में आते थे बड़े बड़े आकार के देशी रियासतें थी, ठीक है। वहाँ ब्रिटिश गवर्नर नहीं था, बहुत बड़े आकार के देशी रियासतें करती थी। उनमें जैसे आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, हैदराबाद था, और मैसूर, और JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस टाइप के थे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाग क के, भाग ख के, भाग ग के और भाग घ के, ठीक है। कब, मूल संविधान, ठीक है, अभी पुनर्गठन नहीं हुआ है। जैसे बड़े बड़े ख में कौन थे, बड़े जो देशी रियासतें थी, जैसे राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू और कश्मीर, इस टाइप के और भी थे, ठीक। अब भाग ग आता है। भाग ग कौन सा क्षेत्र था, मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा इलाका था जहां ब्रिटिश का आयुक्त शासन करता था डायरेक्ट, ठीक है। 4 प्रांत बताए थे मैंने आपको, ब्रिटिश आयुक्त जहां शासन करता था, या जहां छोटी छोटी देशी रियासतें थी, बड़े देशी रियासतें नहीं, ठीक है। जैसे एक हिमाचल प्रदेश मान के चलिए, आपने त्रिपुरा मान के चलिए, ठीक है, मणिपुर मान लीजिए, इस टाइप के जो राज्य थे, ठीक है। ये कौन थे, भाग गांव के, जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर आदि, इस टाइप के गांव में थे, ठीक है। बाद में क्या किया, इनको जब भारत में पूरी तरीके से शामिल हुए, इनको बाद में कुछ को पूर्णतः राज्य बना दिया गया, कुछ संघ शासित प्रदेश, अभी बताऊंगा, ठीक। और लास्ट भाग गौ ऐसा क्षेत्र था जिसको भारत सरकार ने विदेशों से अर्जित किया था, यानी विदेशी शक्तियों से, जैसे अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान एंड निकोबार की भौगोलिक लोकेशन देखो कितना, इंडिया के किस पॉइंट पे, इधर है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो इस भाग के लिए अलग कैटेगरी बना दी, भाग घ, ठीक है। और वो कौन सा था, भाग ग, जिसको विदेशी शक्ति से हमने अर्जित किया था, ठीक है। तो इसके लिए हमने भाग घ बना दिया, ठीक। अब ये 4 कैटेगरी के थे। अब क्या चल रहा था, इनका पुनर्गठन हो, ये मांग चल रही थी, इनको दोबारा पुनर्गठित किया जाए, और वो किया जाए भाषा के आधार पर, ठीक। ये बहुत बड़ा विवाद चला था, अभी भी आप देखते होंगे कैसे भाषा के इशू पे, राज्य पे मतभेद चलता रहता है, ठीक है। उसकी जड़ बहुत पुरानी हिस्ट्री में समझाऊंगा। इन राज्यों का पुनर्गठन हो, दोबारा गठित हो, और किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे आधारित हो, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखो क्या हुआ था इसमें, क्या क्या कहानी थी, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। ये जो कैटेगरी में
में बांट दिए हैं राज्य, इनको अलग तरीके से रिफॉर्म करना था, पुनर्गठित करना था। ठीक, अब सबसे पहले क्या हुआ, जून 1939 में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बना। कब बना? जून 1939 में क्या बना? भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग। इस आयोग का ये काम था, इससे कहा गया था कि आप इस बात की जांच करो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, क्या कुछ और फॉर्मूले ना हो। तो इतना बता दो, इस भाषाई प्रांतीय आयोग ने कहा ना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न हो। राज्यों को अगर आपको गठन करना है तो आपको एक काम करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। यानी जहां प्रशासन की दृष्टि से सुविधाएं हों, हर चीज़ देखो आप, भौगोलिक स्ट्रक्चर कहाँ है उसका, किस जगह पे वो लोकेट है, वहाँ प्रशासन की मैक्सिमम सुविधा कैसे पहुँच सके, गवर्नमेंट की सर्विसेज वहाँ बेटर तरीके से कैसे पहुँच सके, ऐसे इसका गठन करो। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करो। ठीक है, किसने कहा? भाषाई प्रांतीय आयोग, जून 1939 में। जैसे ही ये सुना, विवाद और गहरा गया। दक्षिण के राज्य हल्ला करने लगे, आंदोलन होने लगे कि भाषा के आधार पर गठित करो, हमें भाषा के आधार पे एक भाषा एक राज्य होना चाहिए। तो इसी के बाद इसने क्या किया, जब दिसंबर 1939 में इसकी रिपोर्ट आती है, तो दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनती है जिसका नाम था JVP। ठीक है, यानी इसको हिंदी में लिख लीजिए आप, JVP। इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, तीनों नाम लिखो, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, साउथ का नाम है। तो ये दिसंबर 1939 में JVP कमेटी बनी थी। ठीक है, इससे क्या कहा, आप भी जांच कीजिए, इसने भी क्या कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए अस्वीकार कर दिया। बोला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। जब इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात मना करी तो पूरे देश भर में क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। अब नेहरू साहब थे प्रधानमंत्री, वो भी बैकफुट में आ गए। इसी बीच क्या होता है, 1953 की एक बहुत फेमस घटना थी। 1953 एक कांग्रेसी नेता थे, एक उदारवादी नेता थे, एक गांधीवादी नेता थे, जिसका नाम था श्री रामालू। ठीक है, श्री रामालू। ठीक है, इस टाइप का इनका नाम था। ठीक है, पुट्टी श्री रामालू या पट्टी श्री रामालू, कुछ इस टाइप का था, ऐसे था शायद, पट्टी श्री रामालू। ठीक है, इस टाइप का। 1953 में ये बहुत लंबे समय से, शायद 57-58 दिन तक अनशन पे बैठे रहे, आमरण अनशन पे। अब डेज याद नहीं करना है। ठीक है, अब इसी अनशन के दौरान मतलब क्या करते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो और ये तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो, इस बात को लेकर इतने लंबे अनशन के बाद इनकी क्या होती है, निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं। इनके निधन के तुरंत बाद पूरे भारत देश में क्या होने लग जाते हैं, विद्रोह होने लग जाता है, एक दंगा टाइप का समझ ले, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। अब गवर्नमेंट क्या आती है, बैकफुट पे आ जाती है। गवर्नमेंट को ये टेंशन हो जाता है कि यार कहीं देश की स्थिति ना बिगड़ जाए, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, देशों को बड़ी मुश्किल से एक किया है, कहीं फिर से सेपरेट ना हो जाए, यानी कहीं अलगाववाद की बात ना कर दें कि हमें भारत से अलग होना है। तो गवर्नमेंट ने इस बैकफुट में आके, इस घटना के तुरंत क्या कर दिया, मद्रास का जो इलाका था, इस मद्रास का विभाजन कर दिया। मद्रास का मतलब जिसको वर्तमान में आप चेन्नई तमिलनाडु का इलाका देखते हैं, यानी इस भाग में इस मद्रास का विभाजन कर दिया। मद्रास का विभाजन करते ही तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, यानी तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। कब हुआ, 1953 में। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश। और उसके पीछे बैकग्राउंड ये था। ठीक है, मद्रास प्रांत को दो भागों में विभक्त करके, एक भाग से तेलुगु जो भाषी इलाका था जहां तेलुगु बोली जाती थी, उस तेलुगु वाले इलाके से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने क्या किया, भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ। ठीक है, डेट वगैरह आप देख लेना, अक्टूबर वगैरह कुछ इस टाइप की होगी 1953 में। ठीक है, आपसे पूछता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। जब ये घटना हुई और राज्य में भी मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, गठन हो, गठन हो। सरकार क्या करती है, 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करती है। ये लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को बोला जाता है फजल अली आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग किस चीज़ से संबंधित था अगर आपसे पूछता है, राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, जिसका काम था राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सिफारिश देना सरकार को। इसमें जो मेंबर थे वो थे 3 मेंबर। इसका नाम याद रखना कौन कौन थे, कितने मेंबर थे? 3। अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली। इसके अलावा 2 मेंबर थे, उसके नाम पूछता है और पेपर में क्वेश्चन कौन सा आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। आपको 3 नाम याद रखने, एक तो फजल अली, तीसरा के एम पणिक्कर, ठीक है, पणिक्कर यानी के एम पणिक्कर, ठीक है, ऐसे लिख लो, रुको, के एम पणिक्कर, ठीक। और दूसरा था एच एन कुंजरू, ठीक है, एच एन कुंजरू, यानी के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू के साथ फजल अली इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे, और ये 2 उसमें मेंबर थे। इनसे कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो या किस आधार पर हम राज्य को गठित करें, जो मैंने मूल संविधान में बताए थे। अब देखो मूल संविधान में उतनी कैटेगरी हैं, आज देखो देश की स्थिति कैसी है, आज तो ऐसा है नहीं, तो इससे कहा गया था आप इसमें रिपोर्ट दो। इसने क्या किया, 1955 में अपनी एक रिपोर्ट दी। कब? 1955 में रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के आधार पे इसने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो हो, मना नहीं किया, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर ना हो। आपने एक राज्य एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। यानी जो इसकी रिपोर्ट थी, इसने कहा एक भाषा एक राज्य, यानी एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाए, यानी ऐसा नहीं होगा। हाँ, भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के साथ साथ आपको प्रशासनिक सुविधा देखनी होगी और अन्य जो फैक्टर हैं किसी राज्य के गठन करने के लिए वो देख सकते हैं। लेकिन केवल ऐसा ना हो कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दो। अब खुद देखो कितनी राज्य हैं, अभी 28 है, पहले 29 वगैरह थे, अब जम्मू कश्मीर हट गया, तो नहीं तो ऐसे तो कितने राज्य बन जाएंगे जितनी भाषाएं बोली जाती है। इसने कहा एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, भाषा को प्रेफरेंस दे सकते हो, यानी भाषा को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, साथ ही आपको प्रशासनिक सुविधा और अन्य फैक्टर भी देखने होंगे इसमें। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ संशोधन करके इसको मान लिया, और मानते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 7वां संविधान संशोधन पास किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से, ठीक है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन लाया गया, और इसी के तहत एक बिल पास किया गया जिसको बोला जाता है क्या, राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक, और ये लाया गया था 1956। इस राज्य पुनर्गठन विधेयक में क्या कर दिया, राज्यों को 2 कैटेगरी में बांट दिया टोटल, ठीक है। 14 थे राज्य, 14 क्या थे राज्य, 6 थे केंद्र शासित प्रदेश। जो आप उतना देख रहे हैं, उतनी कहानी देख रहे थे मूल संविधान में, जो पूरा हिस्सा देख रहे थे, उसको बांट के सबको इकट्ठा करके 14 को राज्य बना दिया गया, 6 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, देखा, ठीक है। और आपसे पूछता है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन विधेयक से। कब लाया गया था? 1956 से। राज्य पुनर्गठन विधेयक के बाद कितने राज्यों का गठन हुआ? 14। कितने संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ? 6। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब देखो आज तो 14 और 6 तो है नहीं, आज तो नंबर ऑफ स्टेट भी ज़्यादा हैं, यूटीज भी ज़्यादा हैं। बाद में क्या किया गया, कुछ यूटीज को राज्यों में बनाया गया, कुछ विदेशी क्षेत्र से भारत में लिए गए, और संविधान में संशोधन होते रहे। वो सब मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इससे आगे कौन से राज्य कब बने, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका 1960 के आसपास टूटा, गोवा को कब शामिल किया गया, ये मेघालय वगैरह जो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, इनको कब बनाया गया, हिमाचल प्रदेश हरियाणा वगैरह कब अलग हुए, और अरुणाचल प्रदेश कब गठित हुआ, गोवा को राज्य का गठन दर्जा कब दिया गया, वो हम पूरी सीरीज दिखेंगे। यानी मूल संविधान के राज्यों को पुनर्गठित करके हम यहाँ पहुँच गए। अब इस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन थे, क्या थे, आगे क्या कहानी थी, अगले पार्ट में समझाता हूँ। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।